Good morning, all of you. I was discussing the topic salient features of the Constitution of India. And the first point was the lengthiest constitution in the world. भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है और यह संविधान इसलिए विशाल हुआ क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भागों में विभक्त है। भारतीय संविधान में विश्व के सभी संविधानों से इसने अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता विश्व के संविधानों में के संचालन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों से अनुभव प्राप्त किए थे। इसलिए इन लोगों ने उन अनुभवों के आधार पर जो अच्छी चीज़ें थी भारतीय संविधान में उन्होंने समाविष्ट किया है। He has incorporated in the Constitution the fundamental rights from the Constitution of United States of America, the parliamentary system from the Constitution of United Kingdom, directive principle of state policy from Ireland, fundamental duties from Russia, and emergency provision from Germany and the Government of India Act 1935। तो इस प्रकार से विश्व के अनेक संविधानों से और अधिक काफ़ी उपबंध जोड़े गए और संविधान निर्माताओं को जहाँ कठिनाइयाँ अनुभव हुई थी विश्व के संविधान को इन्होंने देखा था कि जहाँ विश्व के संविधान में जिस बंद के संबंध में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी उसको बखूबी वो जानते थे। उन कठिनाइयों को दूर करके भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से इन उपबंधों को समाविष्ट किया। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से, संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से, आपातकालीन उपबंध को जर्मनी तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 से तथा मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से तथा अनेक उपबंध भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से समाविष्ट किए गए। इसलिए यह संविधान जो है अत्यंत जो है विशद हो गया। अन्य कारण यह था कि भारतीय संविधान जो है यह परिसंघ है। इसमें परिसंघ का तात्पर्य है कि जिसमें राज्य तथा केंद्र के संबंध में उपबंध होते हैं, क्योंकि अन्य संविधानों में राज्य के संबंध में व्यवस्था नहीं दी गई है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में राज्य के लिए अलग संविधान है तथा संघ के लिए अलग संविधान है। तो राज्य से संबंधित उपबंधों का समावेश ठीक ढंग से नहीं किया गया है। लेकिन इस तरह से भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के लिए एक ही संविधान है, एक संघीय संविधान की स्थापना की गई है, जिसमें केंद्र तथा राज्य के लिए समान एक ही संविधान में विधान वर्णित किया गया है। केंद्र के संबंध में क्या उपबंध है, राज्य के संबंध में क्या उपबंध है, एक ही संविधान में सरकार की शक्तियां, उनके गठन, उनके अधिकार के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का विस्तृत रूप से वर्णन किए जाने के कारण ही भारतीय संविधान विशाल हो गया। और
भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी संविधान को विशाल बनाने में प्रमुख योगदान किया है। जैसे भारत में विभिन्न भाषा को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले तथा विभिन्न संस्कार संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न आचरण करने वाले। इस प्रकार से इन सबके संबंध में, उनके आचरण के संबंध में, उनके धर्म के संबंध में, भाषा के संबंध में उपबंध किया जाना भी भारतीय संविधान की विशेषता का एक कारण है। और भारतीय संविधान ने प्रस्तावना में निहित कल्याणकारी राज्य की उदात्त भावना को साकार किया है, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया और भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के कल्याण के लिए क्या अपेक्षित है, उनके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, उनको सबको लिखा जाना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। यद्यपि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते, लेकिन फिर भी इन उपबंधों का समावेश किया जाना भारतीय संविधान में आवश्यक था, जिसको कि संविधान के निर्माताओं ने इसमें समाहित किया। इस तरह से भारतीय संविधान अत्यंत विशाल हो गया, क्योंकि भारत के संविधान में हर चीज़ों को इसलिए लिख दिया गया ताकि अस्पष्टता न रहे, एम्बिगुइटी न रहे। अस्पष्टता दूर करने के लिए हर चीज़ को विधिवत तरीके से लिख दिया गया, और संविधान जितना ही स्पष्ट होगा, जितना ही क्लियर होगा, उतना ही बोधगम्य होगा। इसलिए भारतीय संविधान में जो अस्पष्टता जहाँ थी, वहाँ पर अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। इसलिए भारतीय संविधान को लायस पैराडाइज कहा जाता है। लायस पैराडाइज वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात जहाँ अस्पष्टता थी वहाँ कठिनाई उत्पन्न हुई। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि अस्पष्टता दूर कर दिया जाए, जिससे भविष्य में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो। क्योंकि हमारा संविधान देश की सार्वभौमिक विधि है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड को लिखित किया जाना सबसे आवश्यक था, परम आवश्यक था। इसमें प्रत्येक चीज़ों का वर्णन किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों पर हम दृष्टि डालते हैं जब, तो इन सारी चीज़ों का समावेश के कारण ही भारतीय संविधान बृहत हो गया। इसलिए भारतीय संविधान का पहला लक्षण है, पहली प्रमुख विशेषता, लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विशालतम संविधान है। दूसरा प्रमुख पॉइंट है इसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ sovereign socialist secular democratic रिपब्लिक। इसको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाते समय हमने आपको विधिवत रूप से पढ़ाया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया था कि सावरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि हमने भारत के संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सावरेन। व्हाट डज इट मीन? सावरेन का तात्पर्य क्या है कि हम आंतरिक तथा बाह्य नीति के मामले में को निर्धारित करने के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। इसलिए हमने भारत के संविधान को सावरेन बनाया है। हमारा राज्य संप्रभु हो गया, क्योंकि हम विदेशी सत्ता के अधीन थे। और जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और विधिवत रूप से जब हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ, तो वी हैव बिकम द सावरेन स्टेट। हम संप्रभु राज्य हो गए। मीन्स चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे बाह्य मामला हो, उसके लिए कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करेगी। हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हम संप्रभु राज्य हो गए। सावरेन, और सावरेन की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर थे। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भी, आज भी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो कुछ शास्त्रियों ने कहा कि कॉमनवेल्थ का मेंबर होने का मतलब है कि हम सावरेन नहीं हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ का मेंबर होना ये भारत की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत यूएनओ का मेंबर होना ये भारत की इच्छा पर निर्भर है। हम संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं या कॉमनवेल्थ के मेंबर, जो कि उपनिवेशिक देशों का एक संगठन था, लेकिन जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए तो हमारी इच्छा पर है। हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता से कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। और किसी देश से मैत्री या संधि कर लेना, यह जो है हमारी संप्रभुता पर किसी ढंग से आक्षेप नहीं करता है। इस तरह से भारत ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है भारत एक, और यह जो है भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। और दूसरा लक्षण इसमें है सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की पदावली में निहित है। समाजवाद का तात्पर्य, समाजवाद की यद्यप कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन समाजवाद का तात्पर्य है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष में निहित होकर के सरकार में निहित होना चाहिए। अर्थात उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि जनहित को कोई नुकसान न हो और आर्थिक हितों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए भारत को संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा समाजवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। सेकुलर, सावरेन, सेकुलर एंड सावरेन, सोशल, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमने 3 शब्दावली जो प्रस्तावना में, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें एक सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ 2 शब्दावलियाँ हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इनको दिस टर्मिनोलॉजीज हैज बीन एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज हेल्ड इन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया 2 शब्दों को सेकुलर।
तो सेकुलर का तात्पर्य है पन्निरपेक्ष। पन्निरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारत किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, अर्थात भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी धर्म के लोगों को अपने अनुसार आचरण करने का अधिकार देता है और कोई भी किसी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी धर्म को व्यक्ति या नागरिक अपने धर्म को अपने अनुसार मानने आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार है। तो सेकुलर का तात्पर्य नहीं है कि भारतीय संविधान का कैरेक्टर सेकुलर नहीं था। भारतीय संविधान पन्निरपेक्ष था। भारत पन्निरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष पन्निरपेक्ष राष्ट्र था तब भी, लेकिन प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ करके और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। इसका विशद वर्णन आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिया गया है। तो इस तरह से पन्निरपेक्षता का तात्पर्य है भारत किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, अर्थात भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, समान व्यवहार करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार रहने आचरण करने का अधिकार दिया गया है। और तीसरा चीज है, चौथी चीज है डेमोक्रेटिक। व्हाट डज इट मीन? डेमोक्रेटिक मीन्स कि भारत डेमोक्रेटिक, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक समाजवादी लोकतंत्र यहाँ पर है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि भारतीय संविधान में जो है लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में भारत को अपनाया गया है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि भारत की जनता ने भारत की जनता के लिए कानून निर्मित किया, संविधान को बनाया है। अर्थात डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। अर्थात हमने भारत की जनता के लिए जो है नियम संविधान को अपनाया है। अर्थात संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र की स्थापना जो है भारत की जनता के लिए किया है, यह भारत की जनता द्वारा किया गया है। तात्पर्य है कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात यहाँ पर एक चुनाव होता है। अर्थात हमारा चाहे प्रधानमंत्री हमारे हों चाहे राष्ट्रपति हों, सबका चुनाव जो है एक फिक्स टर्म के लिए है। वो एक निश्चित अवधि के लिए जो है पद धारण करेंगे और चुनने का अधिकार जो है भारत की जनता को दिया गया है। वही भारत की जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और जिसका चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी जनता के समक्ष आना होगा, पुनः चुन के जाना होगा। इसलिए जो हमारे यहाँ मोनार्की सिस्टम थी, ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत रहते हुए जो औपनिवेशिक राज्य था, अब सारा अधिकार भारत की जनता में निहित हो गया है। और रिपब्लिक का तात्पर्य है द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी हेरिडिटरी मोनार्क। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो होगा वह वंशानुगत राजा नहीं होगा, बल्कि दिस विल बी इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड टर्म बाय द इट विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर द फिक्स्ड टर्म। यह भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, जिसकी की एक निश्चित समय अवधि होगी। उसके बाद पुनः भारत की जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और यह जो है कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और कार्यपालिका शक्ति
जो है राष्ट्रपति नियुक्त होगी, यह मंत्रिमंडल की सहायता सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो हमने ब्रिटेन की तर्ज पर व्यवस्था को अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को वहाँ से लिया, लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक प्रतिनिधि होगा भारत की जनता द्वारा, और जिसका कार्यकाल निश्चित समावधि के लिए होगी। तो डेमोक्रेटिक जो है का मतलब है कि लोकतंत्रात्मक राज्य। तो भारत एक संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में अपनाया गया है। यह भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम there are two types of the government in the world. First is parliamentary system, second is presidential form of the government. विश्व में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहला जो है संसदीय सरकार है, संसदीय शासन की व्यवस्था है, और दूसरी जगह जो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल के सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन भारत में अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। दिस प्रोविजन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया है और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधान कार्यपाल जो इसमें कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था और हम इस शासन से वो भी परिचित हो चुके थे। हमको इस शासन के संबंध में बेहतर जानकारी हो चुकी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भी हमें इस व्यवस्था के बारे में विधिवत जानकारी होती है। इसलिए हमारे संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान के निर्माण के समय संसदीय शासन प्रणाली को विधिवत तरीके से अपनाया और संसदीय शासन प्रणाली में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो संसद का चुना हुआ प्रतिनिधि है जो है प्रधानमंत्री होता है और यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसका प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के सदस्यों जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो इस तरह से भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, जो कि हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्षण कहा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि अन्य देशों में है,
जैसे अमेरिका का संविधान इसका प्रमुख उदाहरण है। वहाँ पर प्रेसिडेंट कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, और जो उसके मंत्री होते हैं, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वह उस विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा उनका चुनाव होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त भी करता है तथा उनको पदच्युत करने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे संसद के सदस्य हैं या विधानमंडल के सदस्य हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा उनका चुनाव होता है निश्चित समय के लिए, और वह मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भी भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। अगला लक्षण है फंडामेंटल राइट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के चैप्टर 3 में वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल राइट्स इन चैप्टर 3 of the Constitution of India, and this provision has been adopted from the Constitution of United States of America. हमने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को चैप्टर 3 में हमारे संविधान में रखा गया है, और फंडामेंटल राइट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। तो सवाल उठता है कि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या किसे कहते हैं? कहा गया है व्यक्ति के बहुमुखी अधिकार के लिए जिन अधिकारों का होना आवश्यक है उसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अर्थात जिससे व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जिससे व्यक्ति का विकास हो सके उसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चैप्टर 3 में आर्टिकल 3 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार हैं क्या है किसे कहते हैं? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स उसे कहते हैं जिससे कि व्यक्ति का बहुमुखी विकास हो सके, अर्थात व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का होना परम आवश्यक है, जिससे कि हम मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, जिससे इसकी गरिमा बनी रहे, इन सभी अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, जिसका उदाहरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इस तरह से भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है पहला अधिकार समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जोड़ा गया है, राइट टू इक्वलिटी को। और दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सो आई विल कंक्लूड द लेक्चर।